डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने सीआरपीसी के ऊपर वीडियोस बनाई थी और टोटल सीआरपीसी को लेक्चरबद्ध किया था। अब साथियों की मांग पर मैं सीपीसी के ऊपर लेक्चर दे रहा हूं। आज हम सीपीसी के ऊपर पहला लेक्चर देंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि जितना सहयोग आपने सीआरपीसी में दिया उससे अधिक आप सीपीसी के लेक्चर्स में भी देंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब बिना टाइम खराब किए मैं सीधा विषय पर आता हूं कि सीपीसी दीवानी प्रक्रिया संहिता क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। मानव जीवन में अनेक प्रकार के कार्य जैसे लेन देन, ब्याह शादी, व्यापार, व्यवसाय, बहुत से काम करने होते हैं। अनेक बार वे कार्य बहुत सरलता से, सहजता से पूरे हो जाते हैं, और कई बार वो कार्य कदम कदम पर ऐसी कठिनाई पैदा कर देते हैं कि हमारे सामने एक कठिनाई होती है और उन्हें दूर करने के लिए हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। न्यायालय एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से दुखी पक्ष को उपचार देकर राहत देता है, और जो प्रक्रिया हम इस सीपीसी के तहत पढ़ेंगे उसी का नाम सीपीसी है, उसी का नाम दीवानी प्रक्रिया संहिता है। यह एक्ट अपने आप में एक पूर्ण है। जब एक बार इसके तहत कार्रवाई आरंभ हो जाती है तो अधिकार और उपचार मिल ही जाते हैं। इस संहिता में इसमें विहित प्रक्रियाओं के अलावा ऐसी प्रतिक्रियाएं प्रोहिबिटेड हैं। ये बात AIR 2007 पटना पृष्ठ 1 कपिल देव बनाम रामा प्रसाद के मुकदमा में कही गई है। AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1004 घनश्याम दास बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये कहा है कि ये संहिता न तो किसी का अधिकार छीनती है और न ही किसी को अधिकार देती है, बल्कि दीवानी न्यायालयों के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेगुलेट करती है। अब आप देखेंगे कि विधि के कितने प्रकार हैं। विधि दो प्रकार की है, एक है मौलिक विधि और दूसरी है सारभूत विधि एवं प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि किसे कहते हैं? फंडामेंटल लॉ यानी सब्सटेंटिव लॉ। और सारभूत विधि एवं प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य क्या है, प्रक्रिया विधि क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। फंडामेंटल लॉ वो लॉ है जो सब्सटेंटिव लॉ कहलाता है, जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, IPC है। इसमें राइट्स का निर्णय होता है, राइट्स बताए गए हैं एक आदमी के। इसी प्रकार CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट ये प्रक्रिया विधि हैं। प्रक्रिया विधि न तो नया कानून बनाती है और न ही कोई हक छीनती है, बल्कि CPC वाद दायर होने से लेकर डिग्री के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन तक, उसके पूरा होने तक कार्रवाई को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना CPC का कार्य है। इस संहिता का संक्षेप इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPC वास्तव में 1959 में पास की गई थी। उससे पहले कोई एक तरीका न्यायालयों में ना था, बल्कि अस्त व्यस्त व्यवस्था थी। एक ही क्षेत्र में कई तरह की विधियां अपनाई जाती थी। जैसे बंगाल में 9 विधियां प्रचलन में थी। इन सब को दूर करने की ज़रूरत महसूस हुई तो चार्ल्स वुड ने विधि आयोग को समान अर्थात एक रूप प्रक्रिया संहिता बनाने का आदेश दिया, और 4 प्रारूप तैयार हुए।
उन्हीं के आधार पर 1859 में सीपीसी पास हुई। किंतु ये प्रेसिडेंसी नगरों में जो उच्च न्यायालय थे और लघुवाद न्यायालयों पर लागू नहीं होती थी। फिर इसमें काफ़ी संशोधन किए गए और 1862 में सर्वोच्च न्यायालय और सदर दीवानी अदालतें समाप्त कर दी गई और यह संहिता उच्च न्यायालयों में लागू कर दी गई। किंतु 1859 में संहिता को क्रमबद्ध किया गया। फिर भी अनेक संशोधन हुए और 1877 और 1882 का रूप लिया। अंततः 1908 में ये हमारे सामने आई, जो अपने आप में पूर्ण है। अंत में 1974 का संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे 1976 में लोकसभा ने सहमति दी, जो हमारे हाथ में है। जो संशोधन किए गए समयानुसार जब हम सेक्शन और ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा करूंगा। इसके बाद 1999 और 2002 में संशोधन किए गए। अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 क्या कहता है? जो 1 जनवरी 1909 को ये संहिता प्रवर्त हुई, फोर्स में आई। इस संहिता को सीपीसी 1908 के नाम से जाना जाता है, यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। ये सारे भारत पर लागू होती है, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। नागालैंड राज्य और जनजाति यानी ट्राइबल एरिया, किंतु स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि यह नागालैंड के जिस भाग या ट्राइबल एरिया में चाहे लागू कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ट्राइबल एरिया के बारे में। ट्राइबल एरिया किसे कहते हैं? ट्राइबल एरिया मीन्स वो क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 से पहले आसाम राज्य का भाग बने और संविधान के 6th शेड्यूल में रेफर्ड हैं। यह लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के राज्य के पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और विशाखापट्टनम एजेंसीज पर भी लागू हुई। 1976 के संशोधन के अनुसार सिक्किम राज्य पर भी ये लागू है। इस पर हरिप्रसाद बनाम कृष्ण प्रसाद का निर्णय AIR 1984 सिक्किम 22 पढ़ना हितकर होगा। यह संहिता रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। न्यायालय द्वारा अपनी ओर से कोई शब्द जब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कोई प्रोविज़न अर्थहीन ना हो और वह शब्द संध्या शब्द अर्थ ना देता हो। इसके लिए AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 1331 ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज इतवर सिंह को हम पढ़ सकते हैं। वह केस महत्वपूर्ण है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम धारा 2 की परिभाषाएं पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो समय पर मिल सके। जय हिंद।